समझ में आएगा उनको कि असली लड़ाई औरंगजेब और बाबर की नहीं, असली लड़ाई रोटी कपड़ा और मकान की है। जिस दिन ये बात इस देश की जनता समझ जाएगी और बहुत जल्द समझेगी, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, और आप इस बात को देखिएगा कि मोदी सरकार के राज में अगर लोगों के कच्चे तक नहीं उतरवा दिए ना मोदी सरकार ने, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। और बहुत जल्द इस देश के अंदर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह का उद्देश्य, अशफाकुल्ला खान का उद्देश्य देश की आजादी था, ठीक है ना, और देश की आजादी के लिए उन्होंने फांसी का फंदा चूमा। अगर माफीनामे लिख देते ना सावरकर की तरह तो उनको फांसी नहीं होती, लेकिन माफीनामे नहीं लिखे ताकि इस देश के अंदर एक क्रांति, एक जज्बा पैदा हो, इनकलाब। बात यह है कि आज कोई भी टेलीविजन, कोई भी अखबार, कोई भी न्यूज चैनल आप खोल कर देख लीजिए, वहां पर अगर डिबेट है ना तो हिंदू और मुसलमान की है, मंदिर और मस्जिद की है। कोई भी टीवी, अखबार और चैनल आज एजुकेशन पे चर्चा ही नहीं करता, हेल्थ पे चर्चा ही नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट पे चर्चा ही नहीं कर रहा है। और आज अगर चर्चा है तो अकबर पे है, बाबर पे, औरंगजेब पर है। लोगों की जेब पर चर्चा नहीं है, चर्चा औरंगजेब पर हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि औरंगजेब ने जो बनाया या नहीं बनाया उस पर चर्चा मत करिए। आप ये बताइए कि आपने क्या बनाया और आपने देश को क्या दिया? सिर्फ झूठे वादे, कभी 15 लाख का वादा, कभी 2 करोड़ रोजगार का वादा, कभी 100 स्मार्ट सिटी का वादा, कभी हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा का वादा। और जब जब इनकी सरकार आती है सबसे ज्यादा अगर कोई मरता है तो हिंदू मरता है, क्योंकि अगर हिंदू। तो देखिए, इस वक्त हमारे कैमरे के सामने दिल्ली के अंदर एक ऐसी नायाब शख्सियत है जिन्होंने लगातार अपने ख्यालों से, अपने विचारों से मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर जितनी वो तमाम चीजें जो हो रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी, उनके खिलाफ आवाज उठाई है। चाहे वो जंतर मंतर में हो या किसी भी देश के हिस्से के अंदर जब जब मौका मिला है अपने ख्यालों को रखा है। आखिर क्या जहनियत है, आज बहुत सारी चीजों से हम भी कोशिश करेंगे पर्सनली कुछ चीजों को उजागर करने की। तो बहुत बहुत खैर मकदम है। मोहित शर्मा, एडवोकेट। जी जी एडवोकेट साहब, आपकी लगातार आपके विचार देश भर में वायरल हो रहे हैं। एक मेरा पर्सनल सवाल है जी, अक्सर करके जब लोग वायरल होते हैं, विचार वायरल होते हैं, तो उसके बाद उनके पीछे एक एम होता है, एक मकसद होता है। आपका पर्सनली मकसद क्या है इसके पीछे? देखिए, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने इस देश को आजाद कराया, उनका बोलना, उनके लिए फांसी का फंदा चूमना, सिर्फ उनका एक ही एम था, वो देश की आजादी का एम था। तो आज ये देश वापस से गुलाम हो चुका है, कुछ ऐसे लोगों का, चंद उद्योगपतियों का और चंद नेताओं का गुलाम हो चुका है। तो हमारा फर्ज बनता है, हम इस देश में रहते हैं, अपने जीते जी तो हम इस देश की मिट्टी को दोबारा से गुलाम होने नहीं देंगे। और जिस तरीके से आज देश में नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुसलमान की नफरत, मंदिर और मस्जिदों की नफरत, हमारा फर्ज बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी को कुछ दें और इस नफरत को समाप्त करें और आने वाली पीढ़ी के लिए प्यार मोहब्बत छोड़कर जाएं। शर्मा जी, लेकिन एक अहम बात यह भी है कि तमाम आप विरोध करें, राहुल गांधी सदन में विरोध कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप उसके बावजूद जो है वो इस तरह की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है मोदी जी उन्हीं की बातों पर जो है उन्हें समझ में नहीं आता या क्या उनके जहन में था, खुद ही हंसी उड़ रही है। तो एक बड़ा हमारे कई सारे जो है हिंदुस्तानी नागरिकों को बेड़ी जो है बंदिश बना के, जैसे बहुत बड़े क्रिमिनल है उस तरह से जो पेश किया जाता है। अगर जेलेंस्की भी बात करें, जेलेंस्की जैसा जो कि पिछले कई सालों से लगातार रूस का वार झेल रहा है, उस सब के बावजूद वो कहीं ना कहीं जवाब देने में सक्षम है, तो हम सक्षम क्यों नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि जब हमारे देश जो है, हमारा देश मंदिर और मस्जिदों में, हिंदू और मुसलमान में उलझा रहेगा ना, और देश डेवलप नहीं करेगा, तरक्की नहीं करेगा, और देश के अंदर ऐसे झूठे प्रधानमंत्री बैठ जाएंगे, तो देश की स्थिति यही होनी है। आज पूरे देश में देश की जो मीडिया है, देश की जो गोदी मीडिया है, वो ये दिखाती है कि मोदी जी का पूरे देश में डंका बज रहा है। और देख लीजिए कि कितना तगड़ा मोदी जी का डंका बज रहा है कि हमारे देश के लोगों के पांव में बेड़ियां बांधकर उनको देश में भेजा जाता है, जबकि और किसी देश के नागरिक को नहीं भेजा गया। दूसरी बात यह कि जब हमारे देश की वर्दी पहन के जब पुलिस वाले गुंडागर्दी करने लगे ना, तो देश की स्थिति यही होगी। अभी आपने देखा होगा कि संभल के सीईओ जो हैं अनुज चौधरी ने किस तरीके का बयान दिया। उन्होंने होली और जुम्मे की जो है वो आपस में उनकी वो की। मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस देश में होली और जुम्मा हर साल आते हैं, और इस देश में होली और जुम्मा एक साथ आए, अब की बार पहली बार आए हैं, लेकिन होली और रमजान हर साल आते हैं। मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि आप जितना नफरत का बीज इस देश में बो रहे हैं ना, आप और आपकी पुलिस उस वक्त पे कहां थी, आपके मुख्यमंत्री उस वक्त पे कहां थे जब प्रयागराज के अंदर भगदड़ मचती है? तो ना तो मुख्यमंत्री वहां नजर आते हैं और ना आपका पुलिस प्रशासन वहां नजर आता है। उस वक्त पे अगर वहां पर कोई नजर आता है तो हमारे मुस्लिम भाई जो हिंदू भाइयों के लिए मस्जिद के दरवाजे खोल देते हैं, उनके लिए कंबल की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम भाइयों को, नफरतखोरों के मुंह पर कड़ा तमाचा है, उन देश के नेताओं के मुंह पर कड़ा तमाचा है जो देश को बांटने का और देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। वकील साहब, मुस्लिम समुदाय की तरफ से कहीं कोई आवाज नहीं उठती, चाहे मंदिर का मसला हो, चाहे किसी मस्जिद का मसला हो, कहीं पर जो है मूर्तियां ढूंढी जा रही हो, तो क्या लगता है कि क्या अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज होती है, कहीं पर जो है वो एक शिकायत दर्ज कर दी जाती है, शिकायतों पर उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, कोर्ट की तरफ से जिस तरह के आदेश होते हैं वो सारे एक्सेप्टेबल हो रहे हैं लगातार। एक बड़ा मुद्दा राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं इस बात का भी उठाया कि एक वोटर जो है वो कई जगह वोट डाल सकता है। अभी लाखों की तादाद में ममता बनर्जी इसकी आवाज उठा रही है, सदन के अंदर ये इसकी चर्चा नहीं होती तो वॉकआउट करना पड़ रहा है। तो क्या आज विपक्ष की ताकत जो है वो लगभग
जीरो है, खत्म हो चुके हैं? देखिए, जब आप सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल कर उनको उठा के जेल में डालते रहेंगे विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष अपनी आवाज कहां से उठा पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कोई भी टेलीविजन, कोई भी अखबार, कोई भी न्यूज चैनल आप खोल कर देख लीजिए, वहां पर अगर डिबेट है ना तो हिंदू और मुसलमान की है, मंदिर और मस्जिद की है। कोई भी टीवी, अखबार और चैनल आज एजुकेशन पे चर्चा ही नहीं करता, हेल्थ पे चर्चा ही नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट पे चर्चा ही नहीं कर रहा है। और आज अगर चर्चा है तो अकबर पे है, बाबर पे, औरंगजेब पर है। लोगों की जेब पर चर्चा नहीं है, चर्चा औरंगजेब पर हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि औरंगजेब ने जो बनाया या नहीं बनाया उस पर चर्चा मत करिए। आप ये बताइए कि आपने क्या बनाया और आपने देश को क्या दिया। सिर्फ झूठे वादे, कभी 15 लाख का वादा, कभी 2 करोड़ रोजगार का वादा, कभी 100 स्मार्ट सिटी का वादा, कभी हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा का वादा। और जब जब इनकी सरकार आती है, सबसे ज्यादा अगर कोई मरता है तो हिंदू मरता है, क्योंकि अगर हिंदू नहीं मरेगा तो मुसलमान के प्रति नफरत पैदा नहीं होगी। तो मुसलमान के लिए नफरत पैदा करवाने के लिए ये लोग हिंदुओं का कत्लेआम मचवाते हैं। निर्वाचन आयोग ने 3 महीने का समय मांगा है और आज वो कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि शायद हम इसमें सुधार करेंगे, जिस तरह का विपक्ष के लगातार जो है वो शिकायतें दर्ज हो रही हैं। तो क्या लगता है कि आप मुझे ये बता दीजिए, निर्वाचन आयोग के पोर्टल पे इतनी कंप्लेंट है, हर इलेक्शन में इतनी कंप्लेंट्स आती हैं, क्या कर लेता है इलेक्शन कमीशन? आप मुझे बताइए ना। कभी ईवीएम कब्रिस्तान में पाया जाता है, कभी सड़कों पर पाया जाता है? निर्वाचन आयोग के पोर्टल को आप खोलकर देख लीजिएगा, इलेक्शन के टाइम पे कितनी कंप्लेंट्स, क्या कर लिया निर्वाचन आयोग ने? क्या कर लिया इलेक्शन 99% चार्ज ही मिला, ये भी बड़ी हैरत नहीं की तो मैं बात आपको बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कर लिया उसमें। तो आज सबको नजर आ रहा है इस देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा अधिकार जो है वोट डालने का जो अधिकार है, वो कहीं ना कहीं लोगों का उसमें गलत इस्तेमाल हो रहा है, सही जगह लोगों का वोट पहुंच ही नहीं पा रहा। जितने शानदार तरीके से आपके हर मुद्दे पर पकड़ रहते हैं, क्या एडवोकेट साहब आगे अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं? किसी पार्टी को ज्वाइन करने का इरादा है या किसी बड़े जो है वो किसी प्लेटफॉर्म की तलाश है या कोई तैयारी है? क्योंकि देखो, इतना अगर हम भी इस तरह की लगातार खबरें हमारे पे नोटिस आ जाता है, यूट्यूबरों को बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपके ऊपर कोई वार नहीं हो पा रहा, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, पहली बात तो ये कि आपने ये कैसे कह दिया कि आपके ऊपर कोई वार नहीं हो पा रहा। हाँ। आप मेरे को पर्सनली जानते हैं, मेरे पास कितने नोटिस आते हैं, पुलिस के कितने नोटिस आते हैं, और आपको तो पता भी नहीं होगी। मैं मुंबई से लेकर रालेगांव सिद्धि तक मेरे ऊपर नोटिस हुए, मेरे ऊपर केसेस हुए और मैं जेल तक में बंद होकर आया। ये बात आपको पता है और आपने कह दिया। ये बात कहना बहुत आसान होता है, ठीक है ना? और जब आप उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तब आपको चीजें समझ में आती है। दूसरी चीज आपने बोली कि आपका उद्देश्य क्या है। इस देश के अंदर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह का उद्देश्य, अशफाकुल्ला खान का उद्देश्य देश की आजादी था, ठीक है ना? और देश की आजादी के लिए उन्होंने फांसी का फंदा चूमा। अगर माफीनामे लिख देते ना सावरकर की तरह तो उनको फांसी नहीं होती, लेकिन माफीनामे नहीं लिखे ताकि इस देश के अंदर एक क्रांति, एक जज्बा पैदा हो, इनकलाब पैदा हो, जिससे देश आजाद हो सके। तो हम लोग उसी चीज को बिलोंग करते हैं। हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे, इस देश की आजादी के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। और जिस मुल्क की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने, हमारी माओ ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, हम उस देश को वापस से गुलाम होते हुए नहीं देख सकते। ये हमारी सबसे बड़ी सोच है। क्या करना चाहिए? तमाम हालातों को आप जजमेंट कर रहे हैं, लगातार पिछले कई सालों से बोल रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज उठा रहे हैं और आपकी आवाज लाखों करोड़ों में वायरल भी होती है, लेकिन सलूशन कहाँ मिलेगा, किस तरह मिलेगा? क्या आपके दिमाग में जो है जहनियत है, क्या होना चाहिए? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और एक दिन हमें पता है कि उस कोशिश का परिणाम हमें जरूर मिलेगा। और ये बात मैं आपको बताता हूँ कि भले ही आज नहीं मिल रहा हमें परिणाम, लेकिन आगे जरूर मिलेगा। जब इस देश की जनता जागेगी, जब समझ में आएगा उनको कि असली लड़ाई औरंगजेब और बाबर की नहीं, असली लड़ाई रोटी, कपड़ा और मकान की है। जिस दिन ये बात इस देश की जनता समझ जाएगी और बहुत जल्द समझेगी, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। और आप इस बात को देखिएगा कि मोदी सरकार के राज में अगर लोगों के कच्चे तक नहीं उतरवा दिए ना मोदी सरकार ने, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप, और बहुत जल्दी होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लोग रोटी के लिए परेशान होने हैं इस देश में। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, लगातार बेबाकी से अपनी आवाज उठाने वाले ये एडवोकेट मोहित शर्मा जी थे, जो कभी भी निर्भीक आज के वक्त में जहां बड़ी बड़ी पार्टी जैसी मायावती हो या और तमाम विपक्ष के ऐसे नेता हो जो कहीं ना कहीं अपनी आवाजों को दबाकर बैठे हुए, वहां पर एक शानदार आवाज जो है लगातार मुखर होकर बोलती रहती है। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं फुरकान, दिल्ली।